निशा, कमल और विजय, ये तीनों की एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का बिजनेस था इन तीनों का। लेकिन इनके आपस के रिलेशनशिप जो हैं बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से ये लोग कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाते थे फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और जिसका नतीजा ये निकला कि जो इनका बिजनेस है वो पिछले 3 साल से लॉसेस में जा रहा था। अब पार्टनर से डिसाइड किया कि ऐसे में फर्म को बंद ही कर दिया जाए। और जब इनका बिजनेस बंद हुआ तो ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हुई एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि शिव एक क्रेडिटर है जिसको इनकी बिजनेस को ₹6,000 पे करने थे। उसने एक ऑफिस इक्विपमेंट को टेक ओवर कर लिया एट ₹4,000 और बैलेंस उसको पे कर दिया गया इन कैश। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको अज्यूम करना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट पहले ही जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए गए थे। अब जो यहाँ पे क्रेडिटर ऑफिस इक्विपमेंट ले रहा है उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर की डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। लेकिन जो क्रेडिटर का बचा हुआ पैसा है उसको जब आप पे करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये एंट्री किस अमाउंट से बनाएंगे बच्चों? ये एंट्री बनेगी विद ₹2,000। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? आइए बच्चों अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट टोटल है ₹1 लाख की। इनमें से आधी इन्वेस्टमेंट को मोहन ने, जो कि एक क्रेडिटर है, 10% अबव द बुक वैल्यू लिया है उसने इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो मोहन ने इन्वेस्टमेंट की जो आधी वैल्यू है, यानी 1 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है तो उसका आधा हो गया 50,000, उसको 10% अबव द बुक वैल्यू लिया है यानी 55,000 का लिया है। बेशक उसने ज़्यादा अमाउंट का लिया है इन्वेस्टमेंट को, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप किसी एसेट को किसी क्रेडिटर को हैंड ओवर करते हैं और उसके बदले में ना ही वो कोई पैसा देता है ना लेता है तो कोई जर्नल एंट्री बनाई ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनवाई जाएगी जिसको मोहन ने टेक ओवर किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि ये जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इन्वेस्टमेंट को एक टेंजिबल एसेट अज्यूम किया जाता है। तो ऐसे में जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उसको हमें बुक वैल्यू पे ही रियलाइज करना होगा और उसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है बच्चों उसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कितना अमाउंट रियलाइज हुआ इससे? बुक वैल्यू के बराबर यानी कि 50,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस बाय निशा टू द फर्म वॉज रिटर्न। तो निशा जो कि एक पार्टनर है उसने फर्म को लोन दे रखा था, आज वो लोन उसको लौटाया जाएगा। तो जब पार्टनर लोन को हम लौटाएंगे तो बच्चों पार्टनर का ही लोन का नाम आएगा, क्योंकि इसको पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया था। तो आपको एंट्री बनानी है लोन बाय निशा डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। याद रखिएगा यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट का नाम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। पार्टनर का लोन आपने पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया था, तो जो भी अब आप उसको पे करेंगे उसमें इसी का नाम आएगा पार्टनर के लोन का और टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों? लास्ट पॉइंट में कहा है कि जो डिसोल्यूशन का लॉस हुआ है 30,000, रियलाइजेशन के प्रोसेस में ओवरऑल लॉस हुआ है इनको 30,000, उसको आपको अमंग द पार्टनर्स इक्वली बांटना है। तो जब आप इस लॉस को इन तीनों पार्टनर बांटेंगे तो निशा, कमल और विजय ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लॉस जब पार्टनर में बांटा जाता है तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उन्हें डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों?
और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाया करता है लॉस बांटने से। लॉस का अमाउंट है 30,000, 3 लोगों में इक्वली बांटना है, तो हर किसी के हिस्से में आएगा बच्चों 10,000। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारी ये सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024, और ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 7.53 पर गिवन है। ठीक है बच्चों।